गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी की कक्षा में हम जनसंचार माध्यम के अंतर्गत पत्रकारिता विषय पर प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इसमें जो आपका सबसे पहला प्रश्न बनता है वह है पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। तो क्या होता है पत्रकारिता? देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके, संकलित करना इकट्ठा करना, संकलित करके उन्हें समाचार के रूप में संपादित करने की विधा को पत्रकारिता कहते हैं। तो एक तरह से ये पत्रकारिता की परिभाषा है, उसकी डेफिनेशन है। दूसरा आपका प्रश्न बनता है पत्रकारिता के विविध आयामों पर प्रकाश डालिए कि कौन कौन से उसके आयाम हो सकते हैं। अब पत्रकारिता का संबंध किससे होता है? मुख्य रूप से समाचारों से ही होता है, किंतु इसके दूसरे आयाम भी होते हैं, जैसे किसी विचार, टिप्पणी, संपादकीय लेख, फोटो, कार्टून, इन चीज़ों को छापना भी क्या किसके अंतर्गत आता है? पत्रकारिता के अंतर्गत ही आता है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ इसके आयाम बताना चाहूँगी, जैसे संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, और अंत में हो सकता है रेखांकन और कार्टोग्राफ। ठीक है, तो ये इसके दूसरे आयाम हैं। फिर अब आता है कि पत्रकारिता के विविध प्रकारों का उल्लेख कीजिए कि कौन कौन सी इसकी जो टाइप्स हैं वो हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वह है खोज परक पत्रकारिता। खोज परक पत्रकारिता। तो इसमें क्या होता है? सार्वजनिक महत्व के भ्रष्टाचार और अनियमितता को उजागर करने के लिए खोज परक पत्रकारिता का सहारा लिया जाता है। इसके क्या होता है? इसके अंतर्गत छुपाई जाने वाली सूचनाओं की गहरी जांच पड़ताल की जाती है। उसके जितने भी एविडेंसेस होते हैं, प्रमाण होते हैं, उनको एकत्र किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और फिर उनको प्रकाशित किया जाता है। और टेलीविज़न में इसे किसके नाम से जानते हैं? स्टिंग ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। अब अमेरिका का जो वाटरगेट कांड है वह इसी खोजी पत्रकारिता का उदाहरण हो सकता है। जैसे आप अंत में लिख सकते हो कि उदाहरण, तो आप लिखोगे कि अमेरिका का वाटरगेट, ठीक है, कांड, ये नाम आप लिख सकते हो। फिर आपका आता है विशेषीकृत पत्रकारिता। किसी, जैसे नाम से ही है ना विशेष, किसी विशेष क्षेत्र की गहरी जानकारी देते हुए उसका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं, जैसे संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता। फिर अपराध को हम छोड़ नहीं सकते ना, तो अपराध पत्रकारिता, और अंत में आप लिख सकते हो फैशन और फिल्म पत्रकारिता। तो ये मैंने आपको बताए कि विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत और कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो आप इसमें जो इसका प्रकार हो सकता है वो कौन सा है? वॉच डॉग पत्रकारिता। वॉच डॉग पत्रकारिता, ठीक है। जैसे वॉच देखना, ठीक है, निगाह रखना, सरकार के कामकाज पर निगाह रखने और उसकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश करना वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है बेटा आपका एडवोकेसी पत्रकारिता। किसी खास विचारधारा, मत या घटना पर जनमत बनाने के लिए अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को पक्षधर पत्रकारिता या एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं या कहा जाता है। जैसे क्या होता है कि जो सांप्रदायिक मुद्दे होते हैं उनको उछालने के लिए खास विचारधारा द्वारा पत्रकारिता की जाती है। तो क्या होता है? तो राम सेतु जैसे विषय के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए पक्षधर पत्रकारिता की गई है। तो ये होता है आपका एडवोकेसी पत्रकारिता। फिर आपका आता है वैकल्पिक पत्रकारिता। जितने भी समाचार पत्र होते हैं वो क्या पत्र और पत्रकार क्या करते हैं? स्थापित व्यवस्था और मालिकों के अनुकूल चलते हैं।
परंतु जब मीडिया स्थगित व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपनी सोच को व्यक्त करता है तो उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। इन्हें क्या होता है, इन्हें पूंजीपतियों का, सरकारों का तथा विज्ञापनों का समर्थन प्राप्त नहीं हो पाता है, इसीलिए इनको वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। फिर जो एक आपका इम्पोर्टेंट है और बार बार आता रहता है, पीत पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता। फिर सुन लीजिए, पीत पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता क्या होती है? सनसनी, चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। अब भारत में क्या होता है बेटा, जो एक अखबार है अपना ब्लिट्ज, तो उसको क्या इसी कोटि का वो अखबार है। या फिर प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि पीत पत्रकारिता क्या है? सनसनी, चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को ही पीत पत्रकारिता कहा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। तो ये तो था आपका पत्रकारिता के बारे में। फिर आपका आ जाता है समाचार लेखन, जो कि मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। समाचार की परिभाषा दीजिए। समाचार क्या होता है? किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। फिर मैं आपको अब कुछ इसके तत्व बताऊंगी कि समाचार के तत्वों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न ऐसे आ सकता है, तो आप लिख सकते हो, समाचार के निर्माण में यानी कि उसको लिखने में निम्नलिखित तत्वों की भूमिका होती है। नवीनता, नए होने चाहिए। निकटता, प्रभाव क्षेत्र, जन रुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियाँ, अनोखापन, पाठक वर्ग और नीतिगत ढांचा, ये एक समाचार पत्र के तत्व होते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है कि समाचार के लिए नवीनता का क्या महत्व है। नवीनता, नया, ठीक है। समाचार के लिए नया या न्यू होना बहुत आवश्यक होता है। अब क्या होता है, हर समाचार पत्र के लिए पिछले 24 घंटों में घटी घटना ही समाचार बनती है। अगर 24 घंटे से अधिक होते ही क्या होता है, वह समाचार बासी यानी कि पुराना हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 24 घंटों की जो अवधि होती है, जो समय होता है, वह समाचार की डेडलाइन होती है। अब मान लो कोई पुरानी घटना के बारे में कोई नई जानकारी सामने आ जाती है, तो वो भी क्या कहलाएगी, आपका समाचार ही कहलाती है। अब कुछ घटनाओं के परिणाम आने में क्या होता है, काफ़ी वर्ष लग जाते हैं, तो उसमें भी वो क्या बन जाती है, एक नया समाचार ही बन जाती है। उसके बाद आपका आता है कि समाचार के लिए निकटता का क्या महत्व है। पहले मैंने आपको बताया नवीनता का, अब दूसरा मैं बताऊंगी आपको निकटता का। तो प्रश्न आपका बनता है, समाचार के लिए निकटता का क्या महत्व है। समीप होना, समाचार के लिए आवश्यक है कि वह पाठकों के, जो पढ़ने वाले हैं, उनके जीवन से निकटता से जुड़ी हुई हो। कोई समाचार उसके पाठकों के स्थान, प्रांत, गली, मोहल्ले, परिवार, जाति, धर्म या व्यवसाय के जितने करीब होगा, उसका महत्व उतना ही बढ़ जाएगा। अब दिल्ली के लोग हैं, वो दिल्ली के समाचारों में रुचि होगी, ठीक है, वो दूसरे जगह के समाचारों को इतना ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। हम रोहतक से हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रोहतक के समाचार सबसे पहले पढ़ते हैं। अब अमेरिका में कोई घटना होती है, कनाडा में होती है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको जल्दी से नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अपने रोहतक की होगी तो हम उसको फटाफट पढ़ते भी हैं और वह रोहतक वासियों के लिए एक समाचार बन जाती है। फिर आपका आता है कि प्रभाव क्षेत्र की क्या भूमिका होती है। समाचार के लिए प्रभाव क्षेत्र की क्या भूमिका होती है। तो समाचार बनने के लिए सबसे जरूरी होता है कि वह समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करे, ठीक है। अब केवल 150 लोग हों बेटा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वह लोगों को
प्रभावित नहीं कर सकती और ना ही उस समाचार में किसी की भी रुचि होगी, ठीक है। और ना ही जो समाचार पत्र होते हैं वैसे समाचारों को छापते हैं। तो जो पूरे समाज को प्रभावित करे वही समाचार हमेशा मुख्य पृष्ठ पर छपता है। उसको जैसा समाचार होता है उसको उसी पेज पर स्थान मिल जाता है। फिर जन रुचि, मैंने आपको एक तत्व बताया था जन रुचि। तो इसका प्रश्न कैसे बन सकता है, समाचार के लिए जन रुचि का क्या महत्व है। समाचार पत्र जन रुचि के पारखी होते हैं। इसी कारण क्या होता है, समाचार पत्रों में खेल, फिल्म, राजनीति, हिंसा आदि के अलग अलग पेज होते हैं, अलग अलग पृष्ठ होते हैं। और क्या होता है, जो समाचार पत्र होते हैं वे पाठकों की रुचि के अनुसार ही समाचारों को स्थान प्रदान करते हैं। और जो जैसा भी एक समाचार पत्र होगा उसका अपना एक विशेष पाठक वर्ग होता है, उसी के अनुसार वे उस समाचारों का चयन करते हैं। फिर इसके जितने तत्व हैं उनके बारे में कोई भी प्रश्न आप आसानी से लिख सकते हो। जैसे ये भी आ जाए कि समाचारों के लिए अनोखापन कितना महत्व रखता है। अनोखा, अब आप भी एक चीज़ पढ़कर बोर हो जाते हैं ना, तो उसमें अनोखापन होना आवश्यक होता है। अनोखापन विविध, नए और अद्भुत समाचारों को जन्म देता है। जैसे किसी विचित्र बच्चे का पैदा होना, कहीं गणेश जी की मूर्ति द्वारा दूध पीना, कहीं भूत प्रेत का साया होना। तो ऐसे जो अनोखे समाचार होते हैं ना, उसको लोग काफ़ी रुचि के साथ पढ़ते हैं। और क्या हो सकता है, इसमें एक तत्व मैंने आपको बताया था, टकराव या संघर्ष की क्या भूमिका हो सकती है, तो वो भी आप लिख सकते हो। लोगों की रुचि किस में होती है, युद्ध, संघर्ष, चुनावी हार जीत, खेल के परिणाम आदि में होती है। और लोग इन चीज़ों को बड़े ही ध्यान से पढ़ते हैं। तो ये सारा तो मैंने आपको उसके जो तत्व हैं समाचार के, उनसे जो प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में आपको बता दिया है। फिर इसके जो इम्पोर्टेंट होते हैं ना, वो सुनिए प्रश्न। जैसे ये है कि समाचार लेखन में किन किन की भूमिका मुख्य होती है। ये आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। समाचार लेखन में समाचार इकट्ठा करने वाले, समाचार एकत्र करने वाले संवाददाताओं तथा उन्हें छपने योग्य बनाने वाले संपादक मंडल की भूमिका मुख्य होती है। इन दोनों का ही कार्य मुख्य होता है। अब अगला प्रश्न आपका बनता है, समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्णकालिक पत्रकार। ये कौन होते हैं, सुनिए। ये पत्रकार किसी विशेष समाचार संगठन के लिए नियमित काम करने वाले वेतनभोगी पत्रकार होते हैं। इनको वेतन मिलता है, तनख्वाह मिलती है। दूसरे होते हैं अंशकालिक, जैसे कुछ उस समय के लिए। ये पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर काम करते हैं और इनको क्या होता है, ये एक से अधिक पत्रों के लिए भी काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला आपका आता है स्वतंत्र पत्रकार। इनको फ्रीलांसर भी कह सकते हैं। तो ये कौन होते हैं, ये पत्रकार किसी विशेष समाचार पत्र या संगठन के वेतनभोगी नहीं होते हैं। ये भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए काम करते हैं। तो जो मैंने आपको ये 3 पत्रकार बताए हैं, इनकी इसी तरह से आपको परिभाषा याद करनी है। जैसे एक प्रश्न आया हुआ है पहले कि पूर्णकालिक पत्रकार कौन होते हैं, तो आप आसानी से लिख सकते हो, किसी समाचार संगठन के लिए नियमित रूप से काम करने वाला वेतनभोगी पत्रकार पूर्णकालिक पत्रकार कहलाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया समाचार पत्रों के बारे में। और जो मेरी अगली वीडियो होगी उसमें भी मैं इसी विषय पर आपको बताऊंगी।